हेलो दोस्तों, प्राइम वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम क्लास 9 के चैप्टर 2 का कुछ टॉपिक कवर कर लिया है, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई वीडियो मिस किया हुआ है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मतलब हम क्या पढ़ेंगे उसको पहले हम समझ लेते हैं। एक प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम को करते हुए हम समझ जाएंगे कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है, उसका मास ma है, वो कुछ वेलोसिटी ua से जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी ua है। एक दूसरी बॉडी है जिसका मास mb है और वो क्या काम कर रही है, ub वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इनिशियली क्या है कि दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, अगर ऐसा कंडीशन है कि ua इज़ ग्रेटर देन ub, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जाके ua जो मास a है वो मास b से जाके टकरा जाएगा, जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो कुछ क्या हो जाएगा, आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों टकरा जाएंगे। ये ma हो जाएगा, ma टकरा जाएगा mb से। अब ये टकराने के बाद क्या होगा कि जब ma टकराएगा तो हो सकता है कि ये कुछ फोर्स इस पे लगाएगा। वो फोर्स हो सकता है FAB हो सकता है। तो B ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। वो कितना फोर्स लगाएगा, FBA लगाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम एक चीज़ जानते हैं कि FAB जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होता है FBA के। तो माइनस हम कर देते हैं FBA। इतना हमारा ये हमारा जो है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आ गया। अब हम मान लीजिए कि अब ये फोर्स वगैरह लग गया, टकरा गए, फोर्स लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए कि जो ma है वो उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया va, और जो mv है उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें ये नहीं पता है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसको हम अभी नहीं देखते हैं। बस ये है कि va vv हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने क्या देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है, वो हम लोगों ने डिराइव किया था। या फिर ma जो होता है फोर्स होता है। तो हम क्या करें, अगर हम सिर्फ इसका बात करें कि मतलब जो ए पे जितना फोर्स लगा, अगर FA बोलें, पहले इसको फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अगर हम FA का बात करें तो कितना उस पर फोर्स लगेगा, चूँकि उसका मास है ma, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी va हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ua था। मान लीजिए t टाइम में हुआ, तो उसका हो जाएगा फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ma va माइनस ua डिवाइड बाई t। इसको हम मान लीजिए तो a पे जितना फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, v से जितना a पे लगेगा वो लगेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b से a पे जितना फोर्स लगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर FB मतलब b पे जितना फोर्स लगा वो कितना हो जाएगा, mv vv माइनस ub डिवाइड बाई t, इतना हो जाएगा। अब b पे जितना फोर्स लगेगा किससे लगेगा, a से b पे लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a से b पे इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये हम जानते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर कुछ फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता है। तो इसी से हमारा क्या हुआ, ये वाला इक्वेशन आ गया था। ठीक है,
तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको इक्वेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं एफ बी ए इक्वल टू एफ ए बी माइनस का, ऐसा लिख सकते हैं। तो एफ बी ए हमारा क्या हो गया, एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा एम वी वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टी, कितना हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि टी को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, इतना हो गया। इधर वाले में क्या हो जाएगा, एम वी यू बी माइनस एम वी वी बी, ये माइनस की वजह से साइन वो हो गया, ठीक है। तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एम ए वी ए प्लस एम वी वी बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इस राइट इक्वल टू की इस तरफ वाला उस तरफ ले जाइए, उस तरफ वाला इस तरफ ले आइए। तो क्या हो गया, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, इतना हो गया। अब आप देखिए कि अगर इनिशियली जब वो टकराया नहीं था तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास था एम ए था, वेलोसिटी का था यू ए था, तो इसका क्या था, मोमेंटम, सॉरी इसका मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कॉलिजन है ना, और प्लस मोमेंटम ऑफ बी बिफोर हो गया ये, इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिफोर कोलिजन था, बिफोर कोलिजन दोनों का सम अगर देखेंगे तो जितना कोलिजन से पहले, जितना टकराने से पहले उन दोनों का मोमेंटम मिला के जितना था उतना ही टकराने के बाद हो गया। हो सकता है कि एक का मोमेंटम दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया होगा। अब ये किसका किसमें ट्रांसफ़र हुआ है वो अलग एक सब्जेक्ट हो गया, उसको हम अलग से समझेंगे। लेकिन फिलहाल क्या होगा कि भाई कि जो मोमेंटम दोनों का मिला के कोलिजन से पहले जितना था उतना ही बाद में हुआ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम जो होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसी वजह से हम इससे हम क्या काम कर सकते हैं, पिछले वाले एग्जाम्पल को भी कोरिलेट कर सकते हैं कि अब हमारा गन था उससे बुलेट निकला। तो इनिशियली जब बुलेट यहाँ पे था, मतलब स्टैटिक था, तो उस टाइम पे क्या था, मोमेंटम क्या था, मोमेंटम दोनों का मोमेंटम मिला के कितना था, जो था वो 0 था। उसके बाद जब ये बुलेट यहाँ से निकल गया, बुलेट जब यहाँ से निकल जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बुलेट का जो कुछ वेलोसिटी रहेगा, मान लीजिए कुछ एक्सेलरेशन के बाद जो इनिशियली जो कुछ उस पर फोर्स लगेगा, उसमें एक्सेलरेशन के बाद कुछ वेलोसिटी आएगा। तो या फिर अगर आपको सीधा एक्सेलरेशन के टाइम पे ही अगर फोर्स देखना हो तो फोर्स जितना इधर के डायरेक्शन में लगेगा उतना ही अपोजिट इस डायरेक्शन में लगेगा। तो
उसको मोमेंटम से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस तरफ जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी की वजह से ये इस पे भी कुछ फोर्स लगाएगा, इसका भी कुछ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा और इसी मोमेंटम का यूटिलाइज करके क्या हो जाता है, रिकॉइलिंग हो जाता है। तो ये इसका लाइव एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि क्यों, मतलब रिकॉइलिंग ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है, क्या उसके लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स का ज़रूरत पड़ता है या फिर उसके बुलेट से ही हो जाता है। तो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहता है। ठीक है, तो अभी हमने मोमेंटम रेट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने समझ लिया। अब हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स समझेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। थैंक्स।